वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142। तो मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करते हूं। मैन नीड्स हिज डिफिकल्टीज बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। क्या लिखा है सुनिएगा। मैन नीड्स, लोगों के जीवन में आवश्यक होती है हिज डिफिकल्टीज, कठिनाइयों का, यानी लोगों के जीवन में कठिनाइयां आना जरूरी है। जब तक कठिनाइयां नहीं आएगी, बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस, तो फिर जीवन में सफलता का कोई आनंद नहीं मिलेगा। यानी जब आप कठिनाइयों में जिएंगे फिर सफल होंगे तो आप जो है ना क्या होंगे, सफलता का आनंद लेंगे। चलिए, तो आज हम लोग एक नई अध्याय के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। कल हमने इसका एक वीडियो दिया था, फर्स्ट वीडियो, जिसमें हमने बताया था कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई थी, तो फ्रांस से। फ्रांस में 1789 में एक परिवर्तन हुआ जहां निरंकुशवाद को समाप्त करके एक नई शासन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। यानी नेपोलियन बोनापार्ट एक अच्छे उदारवादी विचार के लोग थे। वहां पर निरंकुश राजा लुई 16वां का शासन था, उसको हटा करके 1804 में जो नेपोलियन बोनापार्ट थे राजगद्दी संभाले और 1815 तक उन्होंने अच्छी शासन व्यवस्था की, कई सुधार काम हुआ। लेकिन उनकी एक गलती रह गई। गलती क्या रह गई कि उन्होंने अपने देश में सुधारने की बजाय दूसरे देश में भी चले गए। अपने तो यहाँ चला ही रहते, साथ साथ दूसरे देश भी चले गए, जैसे ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, और वहां के राजाओं को यह रास नहीं आई। परिणाम क्या हुआ, सभी ने मिल करके और उन्हें एक युद्ध में, जिसका क्या नाम था, युद्ध का नाम वियना कांग्रेस ने, एक युद्ध में उनको क्या कर दिया, पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उनके हद, रानी युद्ध नहीं था, नाम याद नहीं है, चलिए जो भी था। और वहां पर अब कहानी क्या बनती है समझिएगा। समझेंगे। वियना की संधि, यानी कि जब समझेंगे कि जितने भी देश थे उस समय, उस युद्ध में जितने देश शामिल हुए थे, उनमें ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, पर्शिया और इंग्लैंड, ये सब प्रमुख देश थे। एक रूस भी था, ये प्रमुख देश थे। जिसमें फ्रांस का चांसलर नेपोलियन के साथ ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने ले लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य था पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना। यानी नेपोलियन बोनापार्ट को हटा करके मेटरनिख एक नई व्यवस्था फिर से लाना चाहा। कौन वाली, जो पहले पुरातन व्यवस्था थी, यानी वही निरंकुश शासन का समर्थक था। नेपोलियन नई व्यवस्था के समर्थक थे, राजतंत्र के समर्थक थे, लेकिन मेटरनिख किसका समर्थक था, निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था, एक गणतंत्र और एक राजतंत्र के समर्थक। तो उसने क्या किया, वही पुरानी वाली शर्तें लाना शुरू किया। अब देखिए क्या क्या शर्त रखी गई थी इस संधि के। निम्न से शर्तें थे। नेपोलियन द्वारा जीते गए प्रदेश वापस करने होंगे, फ्रांस की सेना पर अंकुश लगाना होगा। यानी उस संधि में कुछ आपस में विचार किया गया। क्या विचार, तो सबसे पहले उस समय नेपोलियन ने जो जो प्रदेश जीत रखे थे, यानी ऑस्ट्रिया से कुछ प्रदेश जीत लिया था, इटली से कुछ जीत लिया था, वो सारे प्रदेशों को क्या किया जाए, फिर से वापस करने होंगे। जिस देश के जीता गया था ना, उसको वापस किया जाए। उस समय फ्रांस की सेना बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो उस सेना को बढ़ने पर रोक लगाया गया। उनकी सेनाएं दूसरे दूसरे देश में भी स्थापित थी, वहां पर संघ बना करके पहले से रह रही थी, उसको वापस बुलाया गया कि नहीं, आप लोग वापस जाइए। दूसरी, पर्सा को उसकी पश्चिमी सीमा पर अनेक नए और महत्वपूर्ण क्षेत्र दिए गए, क्योंकि इस जीत में कौन थे, पर्सा भी एक देश था, तो उसको कुछ हिस्सा मिला। यानी संधि के बाद फ्रांस द्वारा जीते गए हिस्सों में से जो पश्चिमी इलाका था, उसमें से पर्सा को कुछ क्षेत्र मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। इटली पर प्रभाव बनाए रखने के लिए मेटरनिख ने उसे अनेक लघु राज्यों में विभक्त कर दिया। और इटली, देखिए मेटरनिख कहां का था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, याद रखेंगे, कहां के चांसलर, ऑस्ट्रिया। अब अपनी प्रभाव को बनाए रखने के लिए सोचा कि इटली को क्यों नहीं थोड़ा सा उस पर दबाव डाला जाए। तो उस समय इटली को ना
वह 300 छोटे छोटे रियायत में बांट दिए थे, ताकि देखिए इटली एक अलग देश है, ऑस्ट्रिया एक अलग देश है। अब ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? मेटरनिक। तो वो चाहता था कि हमारा ताकत ज्यादा रहे, ऑस्ट्रिया का ताकत ज्यादा रहे, इटली, जर्मनी, तुर्की, परसा, ये सब का शक्ति क्या हो जाए? कम हो जाए। तो इससे कम करने के उद्देश्य से उसने क्या किया था भाई, इटली को, जर्मनी को, ये सब को क्या किया जाए? छोटा छोटा बना दिया जाए, आपस में सब झगड़ते रहे और हम एक फायदा लेते रहे। तो बाद में क्या करता है कि जैसे मान लीजिए ये ऑस्ट्रिया है, समझेंगे, ये ऑस्ट्रिया है, बगल में एक देश है जर्मनी बगल में एक देश है जिसका नाम है इटली, बगल में एक देश है परसा। तो इस सबको क्या करना है? तोड़ना शुरू कर दिया, इसको तोड़ना, विभाजन करना शुरू कर दिया, इसको विभाजन करना, फूट डालना, ताकि हमारी शक्ति क्या रहेगी? बढ़ी रहेगी, ठीक है ना। तो उसने क्या किया? इटली को कई भागों में विभक्त कर दिया। रूस को पोलैंड का कुछ हिस्सा मिला, रूस तो ऐसे ताकतवर देश है ना, तो उसको पोलैंड वाला जो हिस्सा था वो किसको दे दिया गया? रूस को दे दिया गया। ब्रिटेन को माल्टा, आर्मेनियम, द्वीप समूह, केप ऑफ गुड होम ये मिले। माने फ्रांस जब हारा, तो मान लीजिए फ्रांस का जो ये वाली हिस्सा थी, इतनी बड़ी हिस्सा, उस समय तो नेपोलियन जीत रखा था। अब हम सब मिल करके उसको हराते हैं, हम सब मिल करके उसको हराते हैं, तो भाई जिसके सामने जो प्रदेश है वो कौन लेगा? वो देश ले लेगा। तो वही हुआ कि फ्रांस के हारने के बाद सब बांट लिया, ठीक है। और ये बांटने का काम कौन कर रहा था? मेटरनिक कर रहा था। लेकिन मेटरनिक के दिमाग में एक और चीज चल रहा था कि अब हमारा प्रभुत्व दुनिया पर चलेगा। इस यूरोप में किसका प्रभुत्व चलेगा? हमारा चलेगा, मेटरनिक का चलेगा। इसलिए मेटरनिक का जो दुश्मन होगा उसको तो पहले पंगु बनाना है। तो उसके सामने दो सबसे बड़ी दुश्मन थी, एक जर्मनी थी और एक इटली थी। अब ये दोनों को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। देखिए मामला कहाँ चलता है, सो देखिए, चलते हैं आगे चलेंगे। और साथ में राइन महासंघ जो कहां बनाया था याद होगा आपको, जर्मनी में। नेपोलियन बोनापार्ट राइन महासंघ की स्थापना कहां किया था? जर्मनी में। तो जर्मनी में जो राइन महासंघ थी उसका ये अध्यक्ष बना, माने कि जर्मनी पर हमारा अधिकार रहेगा। पहले कौन अधिकार किए हुआ था? नेपोलियन। किसके माध्यम से? राइन महासंघ से। तो राइन महासंघ को तोड़ा नहीं, उस पर किसका अधिकार हो गया? अब मेटरनिक का। तो यानी जर्मनी पर मेरा अधिकार हुआ, एक नंबर बात। इटली को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो समझ में आई बातें कि वियना कांग्रेस की ये संधि थी कि इसमें ये सब काम होगा। पहला क्या संधि कि जो फ्रांस द्वारा जीते गए प्रदेश हैं, यानी जो चांसलर, क्या नाम था उसका? नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट, जो प्रदेश जीता है वो प्रदेश वापस करो, फ्रांस की जो बढ़ती हुई सेना है उसको कम करो, उसका प्रभाव खत्म। इसके अलावे उसके जो जीते हुए प्रदेश हैं वह आस पड़ोस के देशों को दे दो, जिनमें पोलैंड दिया गया जर्मनी को, पोलैंड दिया गया रूस को, कुछ प्रदेश जो परसा के नजदीक में थे पश्चिमी वाले, वो परसा को मिला। इसके अलावा इंग्लैंड को मिला माल्टा, आर्मेनियम द्वीप समूह और केप ऑफ गुड होम, ये किसको मिला? इंग्लैंड को। जर्मनी का जो राइन महासंघ था वो अपने रखा, कौन? मेटरनिक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यूरोपीय कंसर्ट। अब यूरोप में उस समय जितने देश थे सब लोगों को ऐसा मानना हुआ कि चलो फ्रांस का शक्ति खत्म हुआ है, लेकिन दुनिया में शक्तियां तो और होगी ना। नहीं, तो उनमें से 3-4-5 को मुख्य थे, जिसमें अभी वर्तमान में था एक रूस और दूसरा था ऑस्ट्रिया, है ना। तो सब आपस में सोच रहे थे कि इस यूरोप महासंघ में, यानी यूरोप के जो देश हैं, इस देश में किसी भी राजा को अगर कोई कष्ट हो, कोई भी बाहरी आक्रमण हो, तो सब एक दूसरे की मदद करे। ये चाहता था कौन? तो रूस के राजा। देखिए, यानी आपस में सब विचार किए हैं। सुनिएगा, वियना कांग्रेस ने यूरोपीय कंसर्ट की भी स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था यूरोप में किसी भी राजा के बीच आपसी शांति भंग होने की स्थिति में एक दूसरे की मदद करे। पहले तो वियना कांग्रेस की स्थापना हुई, बाद में दूसरा स्थापना हुआ कौन? यूरोपीय कंसर्ट। इसका क्या मतलब कि भाई हम लोग जितने यूरोप के देश के राजा हैं
आपस में हम लोग लड़ेंगे नहीं, अगर बाहर से कोई कष्ट आ जाए, किसी स्थिति में आ जाएंगे तो हम मदद करेंगे। जिनके दो प्रस्ताव थे, एक पवित्र संघ था, एक का क्या नाम रखा गया, पवित्र संघ। रूस के जार अलेक्जेंडर का मानना था, जार का मतलब होता है राजा, याद रखेंगे। रूस की भाषा में, रूसी भाषा में राजा को क्या कहते हैं हम लोग, जार, ठीक है ना। राजा ना कह के क्या कहते हैं उसको, जार अलेक्जेंडर, या राजा अलेक्जेंडर की बात ही की है, तो रूस की भाषा में जार। अलेक्जेंडर उस समय थे, यूरोप के सभी राजा भाई भाई हैं, इसलिए सबकी मदद करनी चाहिए। ये बात कौन कहता है, रूस के राजा कहते हैं कि यूरोप के जितने राजा हुए सब भाई भाई हुए, इसलिए हम लोगों को मदद करनी चाहिए। अब चलते आगे, चलिए देखिए अब मेटरनिक क्या कहता है, सो देखिएगा गौर करके। उसका नाम है चतुराष्ट्र मैत्री। मेटरनिक के अनुसार यूरोप के 4 राष्ट्र, ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन, रूस के शांति स्थापित करी, जिसका समय समय पर सम्मेलन बुलाया जाता था। माने उनका कहना था मेटरनिक का कि यूरोप के 4 महाशक्ति उस समय के कौन कौन, तो पहला हमारा है ऑस्ट्रिया, पर्सा, ब्रिटेन और रूस, क्योंकि फ्रांस तो खत्म हो ही गया था, तो ये 4 महान शक्ति हैं, और इन 4 महाशक्ति आपस में मिलके सम्मेलन करेंगे, और यूरोप में किसी को कोई कष्ट होगा तो हम उसकी मदद करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें से 2 नाम गायब हो गया है, एक का नाम है जर्मनी और दूसरा का नाम है इटली। मामला यहीं से बिगड़ती है, यूरोप की मामला नहीं, क्योंकि मेटरनिक नहीं चाहता था कि ये दोनों कभी आगे बढ़े। रूस से तो डर ही रहा था, इंग्लैंड से तो डर ही रहा था, लेकिन इसका दबाव किस पर होना चाहिए, इटली पर और जर्मनी पर। अब चलते हैं, देखिए यही मेटरनिक है, बहुत खतरनाक आदमी है, चेहरा से तो बहुत गोर गोर लगता है, लेकिन है बड़ा खतरनाक नहीं, कितना बढ़िया लगता है चेहरा में, बहुत प्यारा सा क्यूट सा चेहरा लगता है, लेकिन है बहुत खतरनाक। हमको लगता है कि हमको एक पैर इसको दे देना चाहिए, क्या कैसे देखता है यार। चलिए हम लोग इंडियन है, मार बैठेंगे, हम लोग इधर उधर देखते नहीं, इंतजार नहीं करते हैं भाई। चलिए आगे चलते हैं। मेटरनिक के प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, या शांति विरोधी और पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। देखिए मेटरनिक जो है ना, बड़ा खतरनाक आदमी था, वह पुरातन व्यवस्था यानी निरंकुशता का समर्थक था। वो चाहता था कि राजा हम हैं, हम राजा बने रहे, जनता का कोई वैल्यू हमारे सामने में नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। यूरोप के देश के लोग इसी तरह के कपड़ा पहनते ही हैं, यूरोपीय लोग ऐसे ही रहते थे। चलिए बाजे, तो मेटरनिक जो था वो पुरातन व्यवस्था के समर्थक थे। वो चाहते थे कि देश में कोई सुधार उधार ना हो, हम राजा हैं तो हम ही रहे, जनता रहे चाहे ना रहे। अब देखिए क्या कहते हैं, इसका मूल मंत्र था शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो। देखिए राजा का ये विचार, शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो। अगर आपसे पूछे ऑब्जेक्टिव में कि शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो, किनका विचार था, मेटरनिक का। ध्यान रखिएगा, नेपोलियन ने जो व्यवस्था लागू किया उसको भंग कर दिया, और 1815 से 1848 तक इसे रोकने का प्रयास किया। इस अवधि को मेटरनिक युग कहते हैं। यानी जब तक मेटरनिक रहा, यानी 1815 में नेपोलियन का हार हुई, ओकरे बाद 48 तक, 1815 से 1848 तक ये मेटरनिक जिंदा रहे। तो उस समय तक का जो अवधि कहलाया, उस समय का जो समय था वो मेटरनिक युग कहलाता है, ठीक है। 1848 में, 1848 में उसकी मृत्यु होती है। अच्छा, यो युद्ध का नाम था शायद वाल्टन युद्ध, हमारे ख्याल से, कोई याद नहीं आ रहा है, वाल्टन युद्ध ना था जी। चलिए जो भी हमको याद नहीं आ रहा है, वाल्टर का युद्ध था, वाल्टर युद्ध। चलिए आई किताब की ओर। अब देखिए, तो अगर आपसे पूछे कि मेटरनिक युग किसे कहते तो बता देंगे,
1815 से 1848 समय में नेपोलियन द्वारा जो नई व्यवस्था शुरू की गई थी, उस व्यवस्था को रोकने का प्रयास किया। देखो, केवल वो अपने देश में नहीं, पूरी यूरोप में रोकने का प्रयास किया। अन्य राजाओं को भी समझा बुझा करके कि भाई ये नई व्यवस्था यानी जो गणतंत्र है ये नहीं लागू होना चाहिए, राजतंत्र होना चाहिए। ये लगाया कौन? मेटरनिक। इसलिए इस युग को कहते हैं हम लोग मेटरनिक युग। आगे चलते हैं। अब ये बात व्यवस्था लिखी, शुरू में तो ध्यान दीजिएगा, शुरू में क्या हुआ कि जब नेपोलियन था, लोगों को नई नई बात बताई, अच्छा बात समझाया, तो लोगों के मन में भावना तो आया होगा ना जी। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में कुछ आग सुलग रहा होगा। नहीं, मेटरनिक को भी डर था कि हम तो शासन करके उसको दबा रहे हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं वो आग भड़केगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ई पर पूरा नियंत्रण रखने के लिए वो क्या किया, सो देखिए, उसने छात्र पर निगरानी रखा, छात्रों पर निगरानी रखी, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक होता है विद्यार्थी, उग्रवादी होता है, वो जहां तहां विस्फोट कर देता है। नहीं, यानी हमारे देश की जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, 15 अगस्त, मतलब ये अंग्रेजों से लड़ाई, तो उस समय हमारे भगत सिंह जी थे, वो छात्रों को आह्वान किए थे, विद्यार्थी को कहते कि कोई काम अगर कर सकता है तो वो नौजवान विद्यार्थी कर सकता है। काहे लगी? क्योंकि ओकरा ना आगे पीछे नहीं सोचना होता है। जो बड़े आदमी होते रहते हैं उनको आगे पीछे सोचना पड़ता है, थोड़ा सा घर गृहस्थी है न होने, है कि नहीं। आज जिसको जो विद्यार्थी टाइप का आदमी है, यानी नौजवान आदमी है, जिसके आगे नाथ न पीछे पगहिया, अब बिना नाथ के कूदे गदैया, तो वो क्या है, उसको तो कोई अति रहता नहीं है ना। सुबह निकला, शाम को रात को कभी आएगा कोई ठिकाना है। हाँ हाँ, लड़के लोग की बात कर रहे हैं कि वो लोग अब यहाँ से कोचिंग से निकलेगा, रजुआ चल जाएगा, रात 9:30 बजे 10 बजे घर पहुंचता है, मम्मी को उल्टा निंगला हिंदी पढ़ा के चल आता है, कहता है कि हम फला जगह थे, चलिए आए किताब की ओर। तो छात्रों पर क्या रखा, वो निगरानी रखा, कौन? मेटरनिक, कि ये लोग सुधार के लिए कोई आंदोलन ना करे। प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि प्रेस का काम है कि प्रेस माने वो आयरन वाला प्रेस नहीं, छपाई वाला, समाचार पत्र वाला, कि वो कहीं उल्टा पुल्टा अगर निकालना शुरू करेगा तो जनता भड़केगी, तो इसलिए उस पर नियंत्रण रखा। देखिए, और नागरिक पर नियंत्रण रखा। नागरिक पर नियंत्रण रखे माने आम जनता कोई संगठन न बनाए चोरी छिपे, इसके लिए उसने क्या किया थे, जासूस को बहाल किया, माने एक गुप्तचर पुलिस बहाल कर दिया, पता लगाते रहो कहीं कोई संगठन तो नहीं बन रहा है हम लोग के खिलाफ। यानी कहने का अर्थ है कि पूरा एकदम राजतंत्र ला दिया, जनता की आजादी बिल्कुल खत्म। कौन कर दिया? ये मेटरनिक। अब आगे चलते हैं। मेटरनिक के अथक प्रयास के बाद भी गुप्त संगठन बनने लगे। देखिए, मेटरनिक चाह तो रहा था कि पूरा व्यवस्था एकदम क्या हो जाए, हमारे कंट्रोल में रहे, लेकिन कंट्रोल होने का चीज था, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो दुश्मन बनते ही है ना। सबसे पहले इटली में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मेजनी, याद रखिएगा, इटली में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेजनी। उसने ऑस्ट्रिया के खिलाफ और इटली को जो उसने क्या कर दिया था, खंड खंड कर दिया था। वो खंड खंड को एक करने के लिए, मैंने देखिए, अब गौर करिएगा, हमारे पड़ोसी लोग कुछ ज्यादा आमदनी कर रहे हैं, कुछ ताकत बढ़ा रहे हैं, तो हमको भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक खूब एकदम आगे बढ़ते जा रहा है, इटली बेचारे कमजोर होते जा रहे हैं, जर्मनी वाला कमजोर होते जा रहा है। तो ये देख करके किसी को तो लगेगा ना कि हमारा देश कमजोर हो रहा है, हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बात ना सबसे ज्यादा दिमाग में शॉट लगा किसको? मेजनी को। तो मेजनी जो है वो क्या किया, एक गुप्त संगठन बनाए, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रिया के सामने तो मेटरनिक के सामने वो टिक नहीं सकता था। मेटरनिक तो चांसलर था, कहाँ का? ऑस्ट्रिया का। उसके समर्थक तो और सारे देश थे, इंग्लैंड था, परसा है, रूस है, और सारे देश हैं। इटली एगो छोटा सा तो देश, ओकरा में एक कमजोर आदमी, तो कैसे हो सकता था? तो गुप्त संगठन बनाया कि चुपचाप अंदरे अंदरे पहले अपनी मजबूती करो। तो उसने क्या बनाया, एक यंग इटली और यंग यूरोप, दो संस्था बनाई, याद रखिएगा। तो यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? मेजनी ने। अब दोनों में यंग यंग लगा है कि मतलब समझ रहे ना, नौजवान लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, लोगों को समझाया कि हमारे देश में, सुनिए प्लीज पे अटेंशन, हमारे देश में जो ये गड़बड़ी है ना, ये गड़बड़ी केकरे कारण है? मेटरनिक के कारण है। इससे बदला हमको लेना है कि नहीं? तो हम लोग एक साथ मिलके बदला
लेंगे। मेजनी समझाता है अपने लोगों को, और उसके विचार के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसको कहते हैं हम लोग यंग इटली या यंग यूरोप। आप लोग साइड हुए तो जरा, साइड हुए तो जरा, जाए नीचे बैठिए, बुलाएंगे तो आएगा, डिस्टर्ब मत करो। आप लोग ध्यान दीजिए, ऐसे पढ़िएगा तब छूट जाएगा फिर। चलिए, मेजनी के प्रभाव को देखते हुए मेटरनिख ने उसने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा। देखिए, पहले तो वो बना लिया संगठन, अब वो गुप्त संगठन बनाया। इतना ही नहीं, इसी प्रकार फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में गुप्त संगठन बना। जो जो ऑस्ट्रिया के खिलाफ था, जो जो ऑस्ट्रिया यानी मेटरनिख के खिलाफ था, तो देखिए फ्रांस को तो क्या कर दिया था, हराइए दिया था। फ्रांस के चांसलर कौन थे? नेपोलियन। तो उसको तो हरा ही दिया था, तो फ्रांस वाला तो इसका बदला लेगा कि नहीं लेगा? तो फ्रांस में भी एगो संगठन बना। स्विट्जरलैंड को कुछ नहीं मिला था उसमें, तो स्विट्जरलैंड एगो अपना, पोलैंड का हिस्सा काट के किसको दे दिया गया था? रूस को। तो पोलैंड वाला भी चाहता था कि हम इसका बदला मेटरनिख से लेंगे। तो सब में धीरे धीरे मेटरनिख के खिलाफ संगठन होना शुरू हो जाता है। अब मेजनी का प्रभाव जो देखा बढ़ते हुए, क्योंकि यंग यूरोप, यंग इटली की स्थापना कर दिया, और गुप्तचर तो उसका बहाल था ही, तो उसको तो सबको मालूम हो रहा था कि मेजनी ऐसे कर रहा है वहां पर। कहां? इटली में। मेटरनिख का दिमाग खनक गया, उसने कह दिया कि मेजनी हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। जबकि मेजनी अच्छा काम कर रहा था, मेटरनिख तो अपने गलत कर रहा था, लेकिन फिर भी कह दिया कि हमारे खिलाफ का क्या है? दुश्मन है। अब आगे क्या होता है सो देखिए। इससे ऑस्ट्रिया के भी न्याय सामाजिक वर्ग सामने आया, इससे बुजुर्गा वर्ग प्रधानता थी। उसमें फलस्वरूप 1848 में वियना में खुले संघर्ष के बाद मेटरनिख अपने पद से त्याग दे दिया और लंदन चला गया। इस तरह मेटरनिख युग का अंत हो गया। अब समझिएगा, जब उसको कह दिया कि ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का क्या है? दुश्मन है, अब बेचारे यहां से पलायन कर गए। कौन? मेजनी। मेजनी को लगा कि ये खतरनाक आदमी है, हमरा कहीं मारिए उड़िए दे ना, मरवाइए दे, तो हम क्या करेंगे, हम भाग जाते हैं। वो भाग गया इंग्लैंड। सुनिए ना, इंग्लैंड ही लंदन होता है, इंग्लैंड की राजधानी ही लंदन है। तब पहले मेजनी गया, सुनिए सुनिए सुनिए, मेजनी गया, समझ रहा है ना? लेकिन इधर केवल मेजनी तो था नहीं, और सारे थे, कई वर्ग उसमें शामिल हो गए, सब लोग उसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए। साथ ही साथ धीरे धीरे जनता में ये भावना फैलने लगी। 15 से लेकर 48, लगभग बहुत ज्यादा समय हो जाता है, 33-34 वर्ष हो जाता है। नहीं, इस 33-34 वर्षों में वहां के जनता में एक भावना फैल गई कि मेटरनिख न केवल राजतंत्र हासिल करना चाहता है, राजा बनना चाहता है, सुधार उधार लाना नहीं चाहता है। माने मेटरनिख के खिलाफ ऑस्ट्रिया में ही उसके यानी राजा के खिलाफ ही आंदोलन शुरू हो गया। ये तो इटली की बात थी, परसा की बात थी, पोलैंड की बात, उसको छोड़ दो फिलहाल। ओकरे देश, अपन देश ऑस्ट्रिया में ही ओकरे खिलाफ क्या होना शुरू हो गया? आंदोलन। वहां के जनता कह दिए कि ये जो है कोई शासन में सुधार लाना नहीं चाहता। देखा कि भाई आंदोलन जब तीव्र हो गया कि वहां से बेचारे पलायन कर गए, भाग गए। कहां? इंग्लैंड। ठीक है, तब मेजनी भी गया, और कौन गया? मेटरनिख। मेजनी, हाँ हाँ, अब मेजनी वहां से यहाँ चलाता है। अब इंग्लैंड थोड़ी इतनी वो पिटारी है जो मैं दुन्नू चला गया। अरे इंग्लैंड तो एक देश है, कहीं वो गया होगा, कहीं वो गया होगा, हो सकता है। अब मेजनी वापस आ जाता है, जब उसको पता चलता है कि मेटरनिख का अंत हो गया है, मेटरनिख खत्म हो गया, यानी भाग गया है अपना गद्दी छोड़ के, तो फिर वापस आ जाता है। कौन? मेजनी। संगठन आगे पढ़ेंगे हम लोग, उसके बारे में सोचेंगे। अभी फिलहाल तो शॉर्टकट रास्ता था, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब इटली के एकीकरण, तो उसमें पढ़ेंगे अगले दिन यानी कल। 1830 में यूरोपीय क्रांति। अब देखिए, अभी तक 1789 में क्रांति हुई थी, जो हम पढ़े थे कहां? फ्रांस में। 1789 के फ्रांस की क्रांति, जिसमें लुई 16वां को आम जनता उसका नेतृत्व कर रही थी, चांसलर बिस्मार्क, उसको हटा करके गद्दी हासिल कर लिया। कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। लेकिन जब मेटरनिख शासक बना, तो फिर से उसी वंश के यानी बुर्बो वंश के शासक लुई 18वां को, लुई 18वां को शासक बना दिया। कहा तुम फ्रांस की गद्दी पर रहो, यानी पहली वाली जो व्यवस्था रहेगी वही रहेगी,
यानी राजतंत्र रहेगा, गणतंत्र नहीं रहेगा। कब का? 1789 में हुआ था और 1815 में फिर से शासन स्थापित हो गया। किसका? बुर्बो वंश का शासन। अब वहां से 1815 से निरंकुश शासन फिर से शुरू हुई। 1830 में फिर से क्रांति हो जाती है, बवाल। कहां? फ्रांस में। अब देखिए क्या हो ये। चलिए, फ्रांस की जुलाई क्रांति। यूरोप में क्रांति का आरंभ पुनः फ्रांस से हुई। स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध फ्रांस में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। नेपोलियन के बाद बुर्बो वंश के शासक लुई 18वां को गद्दी पर बिठाया गया था, लेकिन क्रांति के बाद लुई ने 2 जून 1814 को संवैधानिक सुधार की घोषणा को, जो 1848 तक फ्रांस से चलते रहे। देखिए, आप लोग अभी तक ये सब बात पढ़ लिए थे कि लुई 18वां वहां पर शासक बना और वो 48 तक चलता रहेगा, लेकिन इसके बीच में एक क्रांति हो जाती है। कब? 1830 में। देखिए क्या होता है। 1824 में उसकी मृत्यु के पश्चात फ्रांस के राज सिंहासन चार्ल्स दसम को मिला, जो स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक था। माने 2 जून 1814 को संवैधानिक सुधार के नाम पर वहां पर क्या हो जाता है? घोषणा होती है। ठीक है ना? तो लुई जो 18वां था उसको गद्दी से हटा करके और चार्ल्स दसम को राज सिंहासन मिलता है। तो शुरू में तो सब राजा कहता है कि हम जनता के समर्थक रहेंगे, विचार में नहीं, लेकिन जब गद्दी मिल जाता है तो मौन मिजाज बदल जाता है। तो चार्ल्स दसम जो था फ्रांस का, जो 1824 में गद्दी पर बैठा था, तो उस शुरू में कहा कि हम जनता के क्या हैं? गणतंत्र को मानेंगे, कानून के समक्ष सबको बराबर अधिकार देंगे। लेकिन गद्दी पर बैठते ही वो अभी स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक निकल गया बेचारे। वो भी निरंकुशता का पालन बेचारे को मतलब कि मतलब वो चाहता था कि हम शासन करेंगे, अब जनता का कोई सुधार उधार। देखिए उनका क्या विचार था, सोच समझिए थोड़ा सा। उनका कहना था, मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। मतलब कि हम जनता के सेवा उवा करने वाले नहीं हैं। आपकी सेवा करने से बढ़िया हम गद्दी छोड़ के चल जाएंगे, लकड़ी काटेंगे जंगल में, सो मंजूर है, लेकिन तोहर सेवा हम नहीं करेंगे। हम राजा हैं तो राजा वाला हमको रुतबा होना चाहिए भैया। ये कह रहा है कौन? चार्ल्स दसम। ऐसे ऐसे राजा थे उसने। उसने कुलीनों और पादरियों के विशेष अधिकार दिए, उनके चर्च को शक्ति प्रदान किया, उदारवादियों को दमन किया, नागरिकों स्वतंत्रता का हनन किया, पर्स और भाषण पर पाबंदी लगा दी। फलतः चार्ल्स इसका प्रभाव नहीं किया। देखिए समझिएगा, अब जब वो शासक बना तब पहला वाला फिर से पुरातन व्यवस्था ला दिया। कौन वाला? निरंकुशता वाला। उस समय कुलीन, पादरी और सामान्य जनता थी। जब लुई 16वां का शासन था, पादरी को और कुलीन को तो ज्यादा अधिकार था, आम जनता को कोई अधिकार नहीं। तो नेपोलियन जब आया तो सबको कहा कि सब बराबर रहेगा, कुलीन, पादरी और आम जनता सब बराबर। ये तो ठीक किया। लेकिन 10वां वाला जो आया लुई 18वां, ये सब फिर से कहा कि ना, पादरी को और कुलीन को विशेष अधिकार मिलेगा। माने जैसे यहाँ पहले वाला वैसे रहेगा। माने वहां के जाति अपने यहाँ के हिसाब से जाति नहीं, वहां के हिसाब से। माने फ्रांस में कुलीन वर्ग एगो जाति हुआ, पादरी एगो जाति हुआ, जैसे ब्राह्मण अपने यहाँ का ब्राह्मण। ठीक है ना? जैसे आप पढ़ेंगे, मतलब 11th में अगर हिस्ट्री लेंगे तो आप पढ़ेंगे कि पहले हमारे समाज ना 4 वर्गों में बटा था। एक ब्राह्मण थे, एक क्षत्रिय थे, एक वैश्य और एक शूद्र थे। तो हमारे यहाँ ब्राह्मण को विशेष अधिकार था। ब्राह्मण को उस समय जमाने में विशेष अधिकार मिला हुआ था, और क्षत्रिय को विशेष अधिकार। ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ कराना, पढ़ना लिखना, उसका काम। और क्षत्रिय का काम था राजा महाराजा बनेगा, मंत्री सेना वही बनेगा। और वैश्य जो होंगे वो सामान्य छोटे मोटे काम करेंगे, बनिया व्यापारी का काम वैसे करेंगे। और शूद्र का काम था कि लोगों की सेवा करेंगे, मवेशी उवेशी का मतलब नौकर। ठीक है ना? तो उस समय में मतलब सामान्य वर्ग के कोई अधिकार तो नहीं हुआ। शूद्र को फिर मैंने उसमें समाज में जो न्यूनतम वर्ग थे उसको समाज में रहने का भी अधिकार नहीं था। वो रहेगा टोला मोहल्ला से बाहर, जब चलेगा तो पैर में घंटी बांध के चलेगा। बहुत तरह की बातें थी उस समय में, पुराने जमाने में। अपने यहाँ तो अपने यहाँ इस तरह से वर्ग बटा था। फ्रांस इंग्लैंड में कैसा था? तो कुलीन, पादरी और सामान्य वर्ग। तो कुलीन को और पादरी को विशेष अधिकार दिया। साथ ही देखिए चर्च को शक्ति प्रदान किया, चर्च को एक ताकत दिया। चर्च का मतलब जैसे मंदिर,
तो मंदिर अपने यहाँ मंदिर समझिए या मस्जिद समझिए, उसके यहाँ उसको चर्च कहिए। तो चर्च को अधिकार दिया कि चर्च जो नियम कानून बनाएगा उसको आम जनता को मानना पड़ेगा। उदारवादी का दमन किया, माने जो स्वतंत्रता के पोषक लोग हैं कि तुम चाहता है कि स्वतंत्र देश बनाना, गणतंत्र हासिल करना, आम जनता को बराबर अधिकार मिले, जो ई विचार वाले लोग हैं उसको फांसी होगी, जेल में रखा जाएगा। तो उसको उठा उठा के जेल में भरना शुरू कर दिया। नागरिक की स्वतंत्रता को हनन कर दिया, कहा कि नागरिक का स्वतंत्रता नहीं, नागरिक को हम जैसे रखेंगे वैसे रहना है। पर्स और भाषण पर प्रतिबंध लगा दिया, माने कोई भाषण नहीं देगा, कोई जुलूस नहीं निकलेगा, ये सब करना शुरू कर दिया। कौन? 1824 में चार्ल्स दशम। अब देखिए 1830 में उसने पेलिगनेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया, जिससे उसका विरोध बढ़ने लगा। इसके बाद उसे 4 अध्यादेश जारी किया। अब क्या किया, ये सब तो ठीक ठाक चल रहा था, किसी तरह जनता अपना डरे सहमे अपना जिंदगी जी रही थी। लेकिन इसी बीच उसने एक व्यक्ति जिसका नाम था पोलिगनेक को 1830 में अपना प्रधानमंत्री बना दिया। ये जो था ना पोलिगनेक प्रधानमंत्री जब बना तो ये रोजों से खतरनाक निकला। ये पूरा जनता की आजादी को तो छीन लिया, आने जाने पर प्रतिबंध, बिक्री कर लगा दिया, कौन कौन सा, विद्यार्थी पर प्रतिबंध, सब ला। उसके बाद तब बवाल फैल गया पूरा ना। अब क्या होता है सो देखिए, अब जैसे बवाल फैला तुरंत जो है राजा कहा कि एकरा हटाओ। किसको? पोलिगनेक को, कि प्रधानमंत्री बना है तभी से बवाल खड़ा हो गया। नहीं होता है, एगो आदमी होता है, आदमी भी एगो दुगो लुक्का होता है, वो बिना मतलब के झगड़ा लगा देगा, कन्हू से कन्हू ठोकर लगा के। अपने कोचिंग में भी एगो व्यक्ति लड़का था, बहुत दिन पहले पढ़ता था, उसका नाम था लुक्का, बदमाश में नंबर 1 था। उकरे टोला का होगा। उस समय क्या किए थे, हम जानते थे कि बदमाश लड़का है, तो डर से क्या किए थे, उस समय बाहर में वहां पर पढ़ा रहे थे, तो एक मोबाइल इधर से लगा दिए थे, वीडियो ऑन करके, टेस्ट चल रहा था, नहीं टेस्ट नहीं था शायद, ऐसी क्लास चल रही थी, हमको कहीं जाना था तो हम लगा दिए उधर, एक उधर से कैमरा लगा दिए, एक उधर से मोबाइल लगा दिए, दोनों तरफ से मोबाइल लगा दिए, और रिकॉर्डिंग करके डाल दिए कि देखेंगे कोई बदमाशी करेगा तो हम पूछेंगे। इसके बावजूद भी एगो लड़का के जाके पेट में 10-20 फेंट मार दिया, वो और दांत यार लगा दिया। देखिए ऐसा लड़का, वो नाम उसका लुक्का, ठीक है, में लुक्का वाला कामों कर दिया। जब हम वीडियो पर बैक करके देखे तो देखे कि बदमाशी की हुआ है, कितना हुआ बवाल, अर्थ शांति हुआ। चलिए छोड़िए। तो वैसे ही क्या था, ये पोलिगनेक जो है वो समझ एक तरह से लुक्का, ओकरे आते ही क्या हो गया पूरा नहीं। अब देखिए उसने उसका विरोध होने लगा, जैसे जनता विरोध किया उसका, उसके बाद राजा जो है इसको हटा दिया, तुरंत हटा करके 4 अध्यादेश जारी किया। देखिए क्या कहा, पहला प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दिया, जो प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो कहा कि ठीक है जनता को खुश करने के लिए, अरे मन में तो गड़बड़ी था ही, लेकिन जनता अभी बवाल कर रही है तो जनता को किसी तरह से खुश रखा जाए ना, तो इसलिए कहा अच्छा चलो प्रेस की स्वतंत्रता तो लोगों को दिक्कत है ना, चलो प्रेस आज से आजाद रहेगा, वो लिख सकता है, जो मन होगा वो कर सकता है। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा को भंग कर दी गई, जो अभी उसने सभा बनाई थी जिसके अध्यक्ष कौन थे, पोलिगनेक को प्रधानमंत्री, कहा कि ये जो है ये खत्म हो जाएगी, ये नहीं रहेगा, राजा हम रहेंगे। आगे चलिए, मतदान का अधिकार संकुचित कर कुलीनों के लाभ पहुंचाया गया, लेकिन फिर भी उसमें कुलीन को ही वोट डालने का अधिकार दिया गया। और सितंबर में नए चुनाव करवाने की घोषणा कर दी। अब वो राजा जो है ये कहा कि आप लोगों को दिक्कत चल रहा है ना, तो ऐसा करते हैं, अभी तो चुनाव नहीं हो सकती, लेकिन अगले सितंबर महीना में चुनाव होगी, ऐसा विश्वास दिलाया किसको, ताकि जनता जो ये आंदोलन कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, शांत हो जाए। अब देखिए क्या होता है, परिणाम इसका विरोध बढ़ने लगा, लगातार बढ़ते गया, सैनिक तथा जनता में खुला संघर्ष हो गया। विश्व कई सेना मारे गए, अंत 31 जुलाई को राजा गद्दी छोड़कर इंग्लैंड चला गया। लेकिन अब देखिए तो आश्वासन दे दिया, लेकिन जनता मानने के लिए तैयार नहीं। आप घोषणा कर दिए, लेकिन आपके रवैया से तो हम पहले से परिचित है ना, कि अभी तो खाली शांत करने के लिए कह रहा है। अब शांत करने के लिए जो तू कह रहा है, चुनाव तो होगा नहीं, ठग रहा है तो हमरे, चलो बस जनता तो उग्रवादी तो था ही, और उधर सेना का मनोबल था ही बढ़ा हुआ, दोनों के बीच में झड़प हो जाती है। जनता पकड़ के बहुत सारे सेना को कुछ काच देता है। अब जैसे कुछ काच देता है, मर जाता है बहुत सारे सेना, राजा को डर हो जाता है कि वाह लुई सोलहवा को ऐसा ही हुआ था, सब पकड़ उकड़ के गिलोटिन पर चढ़ा के फांसी दे दिया था पत्नी समेत,
कहीं हमरो न हो जाए ऐसी कहानी ना हुआ था। 1789, याद रखिए, याद रखिए, 1789 में क्या नाम था उसका, लुई 16वां। जनता ऐसे नहीं आंदोलन करते करते सबको पकड़ लिया, किसको, लुई 16वां को, जेल में रखा। कुछ दिन बाद उसको कहा कि अब तू लटक जा। अब चार्ल्स दसम देखा कि भाई अब हमरो कहीं इसने ना बारी हो जाए, भागने में ही फायदा, क्योंकि जनता के बवाल के सामने टिकने वाला नहीं है। बस वो फरार हो गया, कहां चला गया, इंग्लैंड चला गया। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर सब इंग्लैंड काहे भागता है, ये ऐसे आपके पाठ का नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझा दें आपको। देखिए एक नदी है, एक नदी है ये वाली, इधर एक देश बसा हुआ है, उसका नाम है इंग्लैंड, इधर एक देश बसा है, उसका नाम है फ्रांस। हो गया। तो सबसे बड़ी बात तो पहले नजदीक में है, तो इसीलिए दौड़ के नदी तो पार करना ऊपर। चलिए, इंग्लैंड की एक अलग कानून है, एक अलग कानून है। तोरे देश में कुछ किया एक से मतलब ना है, हमारे देश में आ गया तभी हमारे यहाँ सुरक्षित रहेगा, समझ रहे ना। तब ना अपने यहाँ का जो विजय माल्या जी हैं, पूरा घोटाला करके भाग गए हैं, इंग्लैंड में है, सरकार को मालूम है कि वहां पर है, लेकिन वो ला नहीं सकते। सहारा इंडिया के मालिक जो थे सुबंत राय, वो भी ना एक दिन भागे जा रहे थे, पेटी माथा पर धेले, हेलीकॉप्टर हवाई अड्डा पर जैसे गए कि पकड़ा गए, तो वो भी उड़ जाते उस दिन, बस चढ़ने भर देरी थी, चढ़ जाते उड़ जाते तो ना पकड़ाते, लेकिन संयोग से मतलब हवाई अड्डे पर पकड़ा गए तो सरकार उसको रख दिया जेल में। कहा कि तू इतना आदमी को जब पैसा लिया सो क्या किया, अब सब लाओ, जेल से छोड़वे नहीं किए, बेचारे जेल में मर गए, समझ रहे ना। कहने का अर्थ है कि इंग्लैंड अगर भाग जाइएगा, जैसे हम यहाँ पर हैं, खूब घोटाला उटाला करके मार काट करके सरकार हमारा पर 80 को केस कर दिया, कोई बात नहीं है, हम कैसो खाली यहाँ से इंग्लैंड चल ना जाए, ते के बाद हमारे सब केस उस माफ है, खोजते रहो कहाँ गया। तुमको मालूम है कि इंग्लैंड में दुनिया के दूसरे देश में जाइएगा ना, तो वहां से पकड़ के भेज देगा भारत का, जाओ वहां पहले केस को फरिया के आओ। इंग्लैंड वाला कहता है तू कुछ करो ना, हमारा यहाँ रहो ना खाली, कोई बात नहीं। देखिए तो सब भाग जाता है, वहीं चला जाता है। आइए किताब की ओर, वहां के अलग कानून है। अब बुआ जी सुनिएगा थोड़ा सा, अब राजा तो वहां से क्या हो गया, भाग गया था। अभी किसका शासन चल रहा था, बुर्बो वंश का शासन चल रहा था, याद रखिएगा। यह क्रांति जुलाई माह में हुई थी, इसलिए जुलाई क्रांति भी कहते हैं। जुलाई माह में हुई थी, यानी कि जुलाई, याद रखेंगे 1830। पहला हम लोग पढ़े थे 1789, अब पढ़े हम लोग 1830, हो गया कहानी। उसके बाद बुर्बो वंश के बाद लॉरियंस वंश के आर्लियंस सुनिए आर्लियंस वंश की स्थापना हुई। थोड़ा सा उठपटांग सा लगता है, नहीं पढ़ने में बनता है। आर्लेयंस वंश की स्थापना हुई। तो ये आपसे पूछेगा बुर्बो वंश के बाद किसका शासन, आर्लियंस वंश का शासन स्थापित हो गया, कोई दिक्कत, समझिएगा। आज जब वहां पर ये स्थापित हो गया तो कोई तो राजा चाहिए ना भाई, तो लुई फिलिप को राजा बनाया गया, याद रखिएगा। किसको शासन बनाया गया, लुई फिलिप को। हाँ अब आगे बढ़िए, थोड़ा सा सुनिएगा। जुलाई क्रांति का प्रभाव, जुलाई क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ा, इसलिए मेटरनिक ने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम आ जाती है। आपसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे कि किसने कहा था कि जब मतलब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में क्या आ जाती है, सर्दी जुकाम। ये किसने कहा था, तो मेटरनिक। यानी कहने का अर्थ है कि फ्रांस, यूरोप में तो कितने देश थे, यूरोप महादेश में कितने देश, 44 देश थे। इस अरे इधर से बता रहे थे टोटल, ध्यान देंगे। क्या आप लोग 5 को देखे तो 5 को। एक चीज गौर किए हैं, नेता लोग कभी कभी जब चुनाव प्रचार होता है तो देखिएगा एगो ऐसे करके खड़ा रहता है, नहीं खड़ा रहता है, एक उंगली निकाल के ऐसे खड़ा रहता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि हमारे 100 हजारों जनता खड़े हैं, इसका सिंबल है ये, हजारों जनता खड़े हैं, इसका ये क्या है, सिंबल है, ठीक है। चलिए आइए छोड़िए किताब की ओर। तो कितने देश थे उसमें, 44 में फ्रांस में जब क्रांति हुई तो यूरोप में पूरा गड़बड़ हो गया। फिर अभी 1830 में क्रांति हुई
तब फिर यूरोप में गड़बड़ी हो गया। इसीलिए मेटरनिक उस समय कहा था, मेटरनिक, क्योंकि उस समय तो मेटरनिक था ही। फ्रांस में ना फिर गड़बड़ी हुआ है, लुई 16वां के बाद लुई 18वां, लुई 10वीं, और बाद चार्ल्स 10वीं, चार्ल्स 10वीं को उठा पुठा के फेंक फाक दिया सब लोग। तब वहां पर राजा बना कौन? लुई फिलिप, ठीक ना। माने ये अच्छा आदमी था। अब देखिए ना अब क्या होता है, ये गणतंत्र के समर्थक थे। तो उस समय मेटरनिक कहा कि यूरोप में अभी गड़बड़ी हुआ फ्रांस में, तब पूरा फ्रांस अब इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसका प्रभाव पूरा पड़ा कि जनता के मन में, देखिए फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रांस के राजा को हटा के आम जनता एक नई शासन व्यवस्था लाई है। तो क्या इंग्लैंड वाला जनता नहीं चाहेगा कि फ्रांस सन के शासन हमरो सन के हो ना, हमारे यहाँ भी हो? क्या रूस वाला जनता नहीं चाहेगा कि वहां के लोगों को, राजा को, निरंकुश राजा को हटा के अच्छा राजा आवे? आएगा कि नहीं आएगा? वो सोचेगा कि नहीं सोचेगा? देखिए वहां भी हुआ क्रांति, 1917 में क्रांति हुआ, जो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कहने का अर्थ है, समझिएगा, कि फ्रांस में जब वहां के जनता निरंकुश राजा को हटा के नई शासन व्यवस्था स्थापित किया, तो ये देखा देखी बगल इंग्लैंड में क्रांति शुरू हो गई। आम जनता अपने राजा को हटाने के लिए क्रांति, इधर ऑस्ट्रिया में शुरू हो गया, इधर इटली में शुरू हो गया, इधर पर्सा में शुरू हो गया, इधर रूस में शुरू हो गया। माने धीरे 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 पूरा देश में जो है क्या होने लगा? क्रांति फैल गया। वो सब सोचा जनता कि जैसे फ्रांस की जनता ने निरंकुश राजा को हटा के नई शासन स्थापित किया है, वैसा हमारे देश में भी होना चाहिए। अब सब जगह क्रांति होना शुरू हो जाता है। देखिए अब क्या होता है, स्पेन, नेपोलियन के पतन के बाद, यानी स्पेन पर प्रभाव, नेपोलियन के पतन के बाद स्पेन की गद्दी फर्डिनेंड को सौंपी गई थी। यह प्रतिक्रियावादी था, उसने जनता उब कर विरोध किया, इससे उसे गद्दी छोड़ना पड़ा। जब नेपोलियन हट गया था, तो नेपोलियन हटने के बाद किसका युग आया? मेटरनिक का। तब मेटरनिक जहां जहां अच्छा राजा था, जो गणतंत्र के समर्थक लोग थे, उसको हटा करके सब जो खरब का था, खरुसबा राजा, वो बिठा दिया था। तो स्पेन के गद्दी पर किसको बिठाया था? फर्डिनेंड को। अब फर्डिनेंड निरंकुश राजा, माने मेटरनिक के विचार से चलने वाला, तो निरंकुश का शासन चल रहा था। लेकिन जैसे ही 1830 में फ्रांस में क्रांति हुई, राजा को जबरदस्ती गद्दी उसे उठा के भगा दिया, बहुत सारा सेनाओं को मार दिया, और वहां पर नई शासन मतलब गणतंत्र स्थापित हुआ। स्पेन की जनता भी मनोबल बढ़ा, वो भी क्या किया? फर्डिनेंड को हटा करके और उस पर एक नई शासन व्यवस्था। इसलिए पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, पोलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड, इस सब में इसी तरह से क्रांति होना शुरू हो जाता है। अब आगे चलते हैं। चलिए थोड़ा सा और बच गया, इसको देख लेते हैं। अब देखते हैं, अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे फ्रांस की क्रांति की बात। फ्रांसी की 2 क्रांति हमने पढ़ा था, जिसमें मेटरनिक बीच में आकर के मामला टंगरी अड़ा दिया, जिसके कारण फिर से क्रांति हुई थी। नहीं, पहली बार देखिए नेपोलियन तो सुधार कर दिया था, सब कुछ सामान्य स्थिति में चल गया था, लेकिन मेटरनिक आकर के फिर से निरंकुशवाद लाया, जिसके कारण डबल क्रांति हुई 1830 में। नहीं, अब वहां से फ्रांस से हट के हम लोग चलते हैं कहाँ? तो यूनान में। देखिए यूनान एक समय था जहां पर बहुत अच्छी सभ्यता संस्कृति थी, दुनिया के देश उसको बहुत मानते थे, माने अच्छी सभ्यता वहां विकसित हुई थी। देखिए यूनान की स्वतंत्रता, यूनान प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र था। वहां साहित्यिक, कला, दार्शनिक, वैज्ञानिक और चिकित्सक पूरे यूरोप को प्रभावित किए थे। माने पूरा यूरोप में जो यूनान के दार्शनिक थे, यूनान के वैज्ञानिक थे, वहां के जो कला था, इस सब व्यवस्था से पूरा यूरोप प्रभावित होता था। माने जैसे देखिए, अगर गौर अभी करके करिएगा, अभी के टाइम की बात, तो नए नए आविष्कार कहाँ हुआ? तो ज्यादा इंग्लैंड में हुआ। इसका मतलब क्या है कि एक भाग्य समझिए उसको, कि उस समय ना सबसे ज्यादा वैज्ञानिक जन्म ले लिया इंग्लैंड में। आप पढ़ेंगे इतिहास में, गौर करके देखिएगा, अभी की बात नहीं, आज से 1600 ईस्वी, अभी हम लोग 2021 में चल रहे हैं, नहीं 2025 है तो 21वीं शताब्दी कहलाती है। तो 16वीं शताब्दी
17वीं शताब्दी में अगर इतिहास को ढूंढिएगा, निकालिएगा, तो आप पूरा को ढूंढ के देखिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा अगर वैज्ञानिक जन्म लिया है तो इंग्लैंड में जन्म लिया है। अब समझिए, अब इंग्लैंड में जन्म लिया तो वहां पर तो खोज ज्यादा हुआ, नई मशीन खोज हुई, यही कारण इंग्लैंड पूरे दुनिया पर राज किया है। अमेरिका पर राज किया, भारत पर किया, चीन पर किया, माने दुनिया के अधिकांश देशों पर किसका राज था? इंग्लैंड का राज था। आखिर कुछ तो ऐसा हुआ होगा, एक छोटी सी देश, इतनी बड़ी देश, हाँ, इतना बड़ा भारत, इतना बड़ा चीन, इतना बड़ा अमेरिका, सब पर अधिकार कर लिया, आखिर कुछ तो उसके पास होगा भाई। तो यही वैज्ञान की दिमाग। सेम कहानी था यूनान में वहां उस समय में, प्राचीन काल में, वहां के साहित्य, वहां के कला, दार्शनिक, वैज्ञानिक, चिकित्सा के कारण वो जाना जाता था। लेकिन देखिए, सब नहीं कहता सब दिन होत ना एक समाना, गाना सुने हैं कि नहीं सुने हैं? नहीं हमको नहीं आता है। वो हम देखते हैं निर्गुण गाता है, कोई मरता है तो कहता है सब दिन होत ना एक समाना। नहीं, यानी कि कहने का अर्थ है कि जिसका एक दिन राजा है वो एक दिन रंक होगा, गरीब होगा, जन्म लिया है तो मरेगा, है कि नहीं? इतना सुंदर शरीर जो है एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तो वैसी बात, यूनान एक समय तो बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी ना, मतलब वो क्या कहते हैं, प्रभाव कमना शुरू हुआ। और जैसे प्रभाव कमना शुरू हुआ, एक गरीब राष्ट्र, कमजोरहा राष्ट्र तुर्की यूनान पर अधिकार कर लिया। देखिए, तो यूरोप का मरीज कहते हैं, याद रखिए, पूछेगा तुर्की, जिसे यूरोप का मरीज कहते हैं, आपसे पूछेगा यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? देखिए, जितना जितना रेड है सब ऑब्जेक्टिव है, याद रखिए, एकदम पूछेगा, हम इसीलिए लाल लाल टिक लगा देते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को। देखिए, यूनान एक समय में शक्तिशाली, लेकिन जब नहीं कहता है, जब कमजोरी हो जाता है तब मक्खियों लथार मारता है, नहीं मारता है। तो वही बात, यूनान इतना बड़ा ताकतवर, और तुर्की जो गरीब हा, कमजोर हा राष्ट्र, वो अधिकार कर दिया। अब देखिए, तुर्की है मुसलमान देश, मुस्लिम देश, उसको कहते हैं ऑटोमन साम्राज्य। क्या कहते हैं? ऑटोमन साम्राज्य। यूनान वाला जो है ईसाई है, गौर करिएगा। अब देखिए, दोनों दो बिरादर हो गया, अब दोनों का मामला कभी टच करेगा? कभी नहीं करेगा। अब दोनों के यार आधे, सॉरी विद्युत कट गई थी, इसके लिए चलते हैं, तब पुनः हम लोग अपना बैक कर लेते हैं थोड़ा सा। कहते हैं कि जब तुर्की का साम्राज्य हो गया, किस पर? यूनान पर। देखिए, किसी देश पर कोई अधिकार करता है तो उसका शोषण करता है। अब यूनान बेचारे छटपटा रहे हैं, वो दबैले हैं। अब क्या होता है समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पर। हाँ 18वीं शताब्दी के अंत तक यूनान में बौद्धिक भावना पनपने लगी, और कोरेइस नामक दार्शनिक ने अपने लेखों द्वारा जागरूक करने का प्रयास किया, जिससे गुप्त क्रांतिकारी समितियों की गठित की गई, जिसमें प्रमुख हिटोरिया फिलिपे नामक संस्था थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था बाल्कन क्षेत्र में तुर्की को प्रभाव समाप्त करना था। देखिए, अब यूनान तो कमजोर था, गरीब था, धीरे धीरे अपना तुर्की उस पर अधिकार कर लिया, लेकिन तुर्की से बचने का, उसको समाप्त करने का कुछ तो उपाय होना चाहिए। तो वहां पर एक सबसे पहले आए एक बौद्धिक लोग, बौद्धिक लोग का मतलब जैसे पढ़े लिखे कोई टीचर उचर, ठीक है ना, वो ना कुछ ऐसा लेख लिखे ताकि वो जनता पढ़े और मन में उत्साह जगे, जनता मतलब जगे और उत्साह जगे। उनका नाम था, याद रखें, कोरिस। देखिए, कोरेइस नामक जो था वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा, किताब लिखा, जिसको जब यूनान की जनता जब पढ़ी ना, ओकरा मन में आक्रोश की भावना पनपी। अब वो सब मिल करके एक संस्था बनाए जिसका नाम था हिटोरिया फिलिके। वहां की भाषा में, अपने यहाँ की नहीं है, यूनान की बात चल रही है। तो हिटोरिया फिलिके नामक एक संस्था बनाई, और उस संस्था का काम क्या था कि तुर्की को हराकर यूनान को आजाद करना। अब देखिए, समझिएगा, अब यहां से विद्रोह शुरू हो जाता है, सुनेंगे। विद्रोह का आरंभ स्वरूप 1821 में विद्रोहियों ने विद्रोह किया, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। मेटरनिक की सहायता से उसे दबा दिया गया। तुर्की किसका समर्थक था? मेटरनिक का। मेटरनिक उस समय ताकतवर था, जनता आंदोलन किया, बस तुर्की जो है मेटरनिक को पत्र लिखा कि भैया यहाँ तो बवाल हो गया है, ये सब आंदोलन कर रहा है। नहीं, मेटरनिक तुरंत अपनी सेना भेजा, सेना से जनता को पकड़ पकड़ के सबको कहाँ रख दिया होगा?
जेल में रख दिया। अरे बताओ, आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो गई, क्योंकि उस समय जो आम जनता था उसका साथ नहीं दिया। जो संस्था के लोग थे, युवा लोग, वही लोग, कुछ लोग आंदोलन किए। अब क्या होता है सो देखिए। लेकिन उसके हार नहीं माने, वो लोग हार फिर भी नहीं माना, संघर्ष जारी रखा। अनेक देशों ने सहायता मिलने लगा और कवियों के विद्रोहियों उत्साह बढ़ाने के लिए यूनान को सभ्यता का पालना कहते हैं। देखिए, आपसे पूछेगा सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? यूनान को। देखिए, ऑब्जेक्टिव जितना रेड रेड है ध्यान रखेंगे। अब क्या हुआ, वो लोग देखिए हार तो गए, बहुत सारे लोग जेल में गए, लेकिन कुछ लोग जो बच गए उन्हें हार नहीं माना, एकदम गुप्त रूप से काम करना शुरू किया। मेटरनिख का कोई तो दुश्मन होगा। कौन दुश्मन था बताओ? इटली था, ये पोलैंड था, स्विट्जरलैंड था, अब फ्रांस था। ये था ना ओकर दुश्मन जी। तो ये लोग उसकी सहायता करना शुरू किया। किसका? यूनान का। यूनान के जो आम जनता थे उसकी सहायता करना शुरू कर दिया मेटरनिक के खिलाफ में। देखिए, थोड़ा सा अब कहानी में रस बनता है। और वहां के कवि जो दार्शनिक लोग थे, शिक्षक लोग थे, विद्वान लोग थे, वो लोग सोचा कि जनता में ना उत्साह बढ़ाना चाहिए। तो उस समय नए नए ग्रंथ लिखे, कहानियां लिखी, कविता लिखा, गीत लिखा, ताकि इस साबित किया गया कि हमारा देश ना एक समय में दुनिया का सबसे बड़ा देश था, महान देश था, और आज हम लोग दूसरे के अंदर में हैं। हमको जगना चाहिए। जनता जब पढ़ता था, मन में आक्रोश की भावना फैलती थी कि ना, ये बात तो ठीक है कह रहा है, यूनान सभ्यता का पालना देश, आज तुर्की कोई गरीब है जो यूरोप का मरीज है, वो हमरे पर अधिकार करेगा। अब क्या होता देखिए, विद्रोह बढ़ गया। बाद में रूस, इंग्लैंड, फ्रांस सभी यूनानियों की सहायता किया। सब लोग बाद में सहायता की इसको, और इसकी सहायता से तुर्की को हरा दिया। जब सब लोग साथ दिया इसको, तो वहां के जनता मिल करके तुर्की को हरा दिया। तुर्की हार गया। ध्यान देंगे, 1829 में रूस और तुर्की के बीच एड्रीनोपुल की संधि हुई। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि एड्रीनोपुल की संधि किसके बीच? तो रूस और तुर्की के बीच। अब आपके दिमाग में फिर बत्ती जला होगा, और नहीं जलेगा तो फिर जलेगा कि सर यहां तक यूनान वाला लड़ रहा था, तो तुर्की में रूस कहां से आ गया? नहीं समझ रहे? तो रूस वाला अभी तुरंत पीछे से आया है ना जी, अभी सहायता करने के लिए। कौन कौन? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, सब ना आ गया सहायता करने के लिए यूनान वाला को। तो यूनान तो आजाद हो ही गया, लेकिन रूस वाला अपन तनी टंगड़ी अड़ाना शुरू किया। देखिए, होता क्या है कि हम तोरा मदद करेंगे, लेकिन हमरो तोरा से चाहे कुछ हिस्सा, तब होगा भाई, भाई ऐसे नहीं होगा। आगे हम पढ़ेंगे कि जब हिंद चीन में फ्रांस का अधिकार था, तो अमेरिका गया, वहां कहा कि जे थोड़ा फ्रांस अधिकार कैले है, हम सबको मार के भगा देंगे। तो कहता है अच्छी बात है, फ्रांस को भगाओ। फ्रांस को भगा दिया, और वो अपने टंगड़ी पसार के बैठ गया वहां पर। अब लो, अब ओकरा फ्रांस को हटा के अपने ऊपर अधिकार कर लिया। तो रूस वाला भी चाहता था इसी तरह से यूनान पर अधिकार करना, लेकिन तुर्की कहता था से क्या ना होगा, तो हमरा भगा देगा, तोरा हम बैठने देंगे। तो कहता दोनों आदमी फरिया लो। तो संधि हुआ दोनों के बीच में। कहा? एड्रीनोपोल की संधि। कब हुई? 1829 में। उसके बाद सभी देश यूनान से चले गए। संधि हुआ, तुर्की कहा कि अगर हम यहां नहीं रहेंगे तो तू लोग कोई नहीं रहेगा, यानी हमको यूनान से भगा देगा, और रूस वाला, फ्रांस वाला सब में रह जाएगा, कोई नहीं रहेगा। तो चलो संधि होगा, समझौता हुआ, सब लोग बैठ के विचार किए क्या किया जाए। तो तुर्की कहा कि अगर हम रहेंगे तो सब रहेगा, नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। तो कहा था कोई नहीं रहो, चलो सब हटो। सब हट के चला गया। 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि के बाद यूनान स्वतंत्र हो गया। तब सब के साथ कुस्तुतुनिया की संधि हुई। किसके साथ? यूनान और बाकी देश के साथ, ठीक है ना, यानी ऑस्ट्रिया के साथ, पर्सा के साथ, यूनान, ये रूस के साथ, सबके साथ संधि हुई। संधि के बाद जिनमें मुख्य रूप से तुर्की और कौन था? यूनान, क्योंकि दोनों का झगड़ा तो मेन उसी का था ना। तो तुर्की और यूनान के बीच कौन संधि हुई? कुस्तुतुनिया की संधि। और उसके बाद यूनान एक स्वतंत्र देश बन गया। परिणाम, यूनान तो गणतंत्र की स्थापना नहीं हुई, लेकिन स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। इसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा। यानी देखिए, गणतंत्र वहां नहीं हुआ क्योंकि अभी तो निरंकुश शासक ही वहां पर बना, लेकिन इसका प्रभाव दुनिया के देशों पर पड़ा कि दुनिया देश में जहां जहां दूसरा देश अधिकार कर रखा था, उन लोगों को आजादी की लड़ाई करने का मौका मिला। कि जैसे यूनान वाले ने तुर्की को हराकर एक स्वतंत्र देश बन गया है, तो हम भी अपने
जो साम्राज्यवादी देश उसको हरा करके हम भी देश स्वतंत्र हो सकते हैं। जैसे भारत पर किसका अधिकार था? इंग्लैंड वाला का। चीन पर किसका अधिकार था? इंग्लैंड वाला का। नेपाल, श्रीलंका सब पर किसका अधिकार? इंग्लैंड का। सब देश में आंदोलन बढ़ गया कि पोलैंड को कैसे हरा दिया यूनान, हम भी हरा सकते हैं, कोशिश करेंगे तब ना। आप भी मास्टर बन सकते हैं, कोशिश करेंगे तब ना। तो आज के लिए इतनी ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। हाँ, एक चीज और, कहानी आप लोग सुने तो समझ में आ गया पूरी कहानी? एक बार शॉर्टकट देख रहे हैं क्या? एक बार शॉर्टकट देख लेते हैं। शॉर्टकट मैंने पूरा एक बार संक्षेप में देख लेते हैं। कहानी हम लोग कहां से पहले शुरुआत की? अभी सबसे पहले हम लोग 1789 फ्रांस से शुरू किए थे। नहीं, एक मिनट, फ्रांस से शुरू किए, 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। फ्रांस से शुरू किए। यहां पर एक पुरातन व्यवस्था थी, लुई 16वां राजा था, उसको चांसलर बिस्मार्क, ये क्या नाम था उसका, बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, उसने हरा करके और वहां पर अपना गद्दी स्थापित किया। नई व्यवस्था लाई, लेकिन यूरोप के देशों को इरास नहीं आया और मेटरनिक को वाटरलू के युद्ध में मेटरनिक ने उसको हरा दिया, नेपोलियन को, और फिर से पुरातन व्यवस्था ले आया। लेकिन मेटरनिक के व्यवस्था से लोगों के मन में आक्रोश फैलते गया और मेटरनिक को 1848 में मार के भगा दिया इंग्लैंड। नहीं, ये तो कहानी वहां की थी। लेकिन इसी बीच 1830 में फिर से एक क्रांति होती है, कहां? फ्रांस में, और चार्ल्स दशम जो निरंकुशवाद के शासक थे उसको हटा करके वहां पर गणतंत्र की स्थापना फ्रांस में हो जाती है। अब चलते हैं यूनान की तरफ। यूनान में किसका अधिकार था? तुर्की का। तुर्की को हराने के लिए वहां के जनताओं ने आंदोलन किया। शुरू में तो उसकी हार हुई, लेकिन वह हार नहीं माना, गुप्त रूप से आंदोलन करते रहा। लेकिन दूसरे देश जब उसको मदद किया तो कुछ ही दिनों में उसने आजादी पाली, नहीं पाली। और इसके बाद हम लोग कल देखेंगे कहानी कि अब क्या होता है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे इटली में साम्राज्यवाद, मतलब एकीकरण, इटली का एकीकरण कैसे हुआ। इटली जो अभी कौन, मेटरनिक जो उसको तोड़ फोड़ कर दिया था। फिर देखेंगे इंग्लैंड का, सॉरी इसका, जर्मनी का। तो आज के लिए इतनी, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। बहुत गर्मी लगता है, चलो।